हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि आखिर इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट आपके लिए ज्यादा शानदार रहेगा, यानी कि किस बैंक में आपको अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए आज की डेट में, यानी कि 2026 में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स का एक बाकायदा से पीपीटी तैयार करके रखी हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस बैंक में आपको सबसे ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट बैंक है। इसके अलावा इन दोनों ही बैंकों में DICGC देखने को मिल जाता है, यानी कि DICGC के अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। लेकिन आप आंख बंद करके इन दोनों ही बैंकों के ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही बैंक सरकारी बैंक हैं, तो डूबने वाले बैंक नहीं है। अब अगर हम मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को लेकर के बात करें तो देखो, इंडियन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.3 का रेटिंग है। 6,65,000 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। साथ ही साथ 96 MB का ये एप्लीकेशन है और लगभग 10 मिलियन प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर 3.8 का रेटिंग है और यहाँ पर 94,000 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है और 87 MB का ये एप्लीकेशन है और 10 मिलियन प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बेहतर होगा। देखो भाई, यहाँ पर इंडियन बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा अच्छा है बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर रेटिंग काफी हाई देखने को मिल रहा है और रिव्यू भी काफी हाई देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर डाउनलोड लगभग दोनों ही मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का सेम है। इसके अलावा भाई, इन दोनों ही बैंकों में आप माइनर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। आप इन दोनों ही बैंकों के किसी भी ब्रांच में जाकर के बहुत ही इजीली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यहाँ पर आपका 3 फोटो लगने वाला है, फिजिकल फोटो, फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे तो अकाउंट ओपन करके दे देंगे कर्मचारी। अब देखो, अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 3,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। हालांकि यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस आपको बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। चाहे तो मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, चाहे तो मैं इंडियन बैंक की बात करूं, दोनों ही बैंकों में से किसी भी बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो आप चाहे तो अकाउंट ओपन करते समय अमाउंट डिपॉजिट कर दो और अकाउंट ओपन होने के बाद में सारा का सारा आप अमाउंट निकाल लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ भाई, अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो इंडियन बैंक आज के डेट में 2.50% से लेकर के 2.65% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया 2.50% से लेकर के यहाँ पर 4.85% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन भाई, एक हिसाब से माना जाए ना तो इंडियन बैंक ही बेटर है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2.65% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जा रहा है। वैसे तो इंटरेस्ट रेट लगभग दोनों ही बैंकों में सेम है, लेकिन ये जो 4.85% है ना, इस इंटरेस्ट रेट को लेने के लिए बैंक ऑफ इंडिया में भाई आपके अकाउंट में काफी हाई लेवल का बैलेंस होना चाहिए। यानी कि ये मान के चलो कि 2500 करोड़ के अबव होना चाहिए, तभी यहाँ पर इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अब आम आदमी की अगर बात करें तो भाई आम आदमी के अकाउंट में इतना अमाउंट तो होगा नहीं। जो बिजनेसमैन रहेंगे, ज्यादा पैसे वाले रहेंगे, भाई उन्हीं लोगों के पास में इतना अमाउंट होगा। इसके अलावा अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो इंडियन बैंक में भाई 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम यहाँ पर 15 रुपए प्लस जीएसटी मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। जबकि वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया में 5 एसएमएस अलर्ट मंथली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पर एबव इसके ऊपर आता है अगर, तो मैक्सिमम आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी मंथली चार्जेस देना पड़ता है। अब मैंने 30 रुपए प्लस जीएसटी बोला है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपका 30 रुपए प्लस जीएसटी ही डेबिट होगा। डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल के ऊपर कितना एसएमएस आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर चार्जेस डेबिट होने वाला है। ये मैक्सिमम चार्जेस है। तो यहाँ पर भाई एसएमएस अलर्ट के मामले में बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा हाई चार्जेस कर रहा है इंडियन बैंक से। इसके अलावा इंडियन बैंक में आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया में आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी
पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको चेकबुक के ऊपर थोड़ा सा हाई चार्जेस देना पड़ रहा है। इसके अलावा दोनों ही बैंकों में आपको यूपीआई देखने को मिल जाता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हो। पर डे अप टू 1 लाख रुपए तक दोनों ही बैंकों में आप कर सकते हो। इसके साथ साथ इन दोनों ही बैंकों में जो आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो ना, उस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता है। आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है दोनों ही बैंकों में। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो भाई, इंडियन बैंक में आप होम ब्रांच के जरिए जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट करो। होम ब्रांच में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन नॉन होम ब्रांच में आप अप टू 50,000 रुपए ही मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के बात करें तो भाई, बैंक ऑफ इंडिया में चाहे तो होम ब्रांच में आप डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच में डिपॉजिट करो। यहाँ पर 1 महीने में आप 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो भाई, यहाँ पर इंडियन बैंक में आप नॉन होम ब्रांच के जरिए अप टू 50,000 रुपए तक मंथली पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालने के लिए जाते हो तो भाई, इंडियन बैंक में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जबकि अगर हम बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के बात करें तो भाई, बैंक ऑफ इंडिया में आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। आप 1 महीने में 5 बार पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 75 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो भाई, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में आपको थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस देना पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर इंडियन बैंक में होम ब्रांच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कैश ट्रांजेक्शन। तो होम ब्रांच में आप कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस के। इसके अलावा अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो भाई, दोनों ही बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। और भाई, इंडियन बैंक में इशुएंस फीस आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। अब अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो भाई, इनके ओन बैंक के एटीएम से 1 महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 6 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर भाई, दूसरे बैंक के एटीएम से 1 महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से 1 महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई, इंडियन बैंक के एटीएम कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो और 25,000 रुपए ही पर डे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जबकि यहाँ पर अगर हम बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के बात करें तो भाई, बैंक ऑफ इंडिया में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और इशुएंस फीस 250 रुपए प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। हालांकि फर्स्ट ईयर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। सेकंड ऑनवर्ड 250 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट होता है आपके अकाउंट से। बाकी इनके एटीएम कार्ड से, इनके ओन बैंक के एटीएम से 1 महीने में आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में 10 रुपए प्लस जीएसटी पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो फिर इस केस में आप 1 महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से 1 महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो भाई, ये तो हो गया बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक का सेविंग्स अकाउंट।
अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एक मोटी मोटा बात करूं तो भाई देखो, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक के ऊपर ज्यादा चार्जेस देना पड़ रहा है। इसके अलावा डेबिट कार्ड के ऊपर ज्यादा चार्जेस है। इसके साथ साथ कैश ट्रांजेक्शन लिमिट आपको काफी कम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस भी इंडियन बैंक के मुकाबले थोड़ा सा कम अच्छा है। तो भाई अगर मैं इस चीज को लेकर के कंपेयर करूं तो इससे बेहतर हो जाता है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इंडियन बैंक काफी शानदार बैंक है। वैसे आप चाहे तो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ भी जा सकते हो, ये भी गवर्नमेंट बैंक है और ये भी काफी अच्छा बैंक है। लेकिन अगर मैं कंपेयर के मामले में बात करूं तो भाई इंडियन बैंक काफी बेस्ट होता है बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।